मैनेजमेंट को किस तरह आप इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरह आप इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो जब भी आपने किसी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना होता है और उसकी इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करना होता है, उसके अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है जिसके अंदर आप प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या होता है? जिसके अंदर आपने अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने होते हैं, आपने अपने गोल सेट करने होते हैं, आपने ये डिसाइड करना होता है कि जो आप प्रोसेस करने जा रहे हैं ये क्यों करने चाह रहे हैं, उसका पर्पस क्या है, उसको कैसे करना चाहते हैं, उसके अंदर कौन से स्टैंडर्ड्स वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर कौन कौन से लोग शामिल होंगे, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और उनकी क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे होंगी। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये किसके अंदर आ जाती हैं? प्लान के अंदर आ जाती हैं। प्लान के बाद जब आप तमाम लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे चुके हैं, स्टैंडर्ड्स को फाइनलाइज कर चुके हैं, अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कर चुके हैं, अब आपने क्या करना होता है कि उन गोल्स को अचीव करने के लिए प्रैक्टिकली वहाँ पे काम करना स्टार्ट करना है। तो सेकंड स्टेप आ जाता है डू क्रिएट अ प्रोटोटाइप, टेस्ट इट एंड कलेक्ट डाटा फ्रॉम द कस्टमर। अब इसके अंदर आपका डूज के अंदर होता है कि आप प्रैक्टिकली वहाँ पे काम करेंगे, काम करने के दौरान वहाँ पे जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, उसके अंदर कौन सी टेस्टिंग की गई है, कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया है, कौन कौन से उसके अंदर वहाँ पे स्किल्स हैं, वहाँ पे लेबर की स्किल्स वगैरह क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को वहाँ पे क्या करना कि उनके बारे में वहाँ पे डाटा कलेक्ट करना। एंड थर्ड वन, एनालाइज द कलेक्टेड डाटा टू मेजर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब थर्ड स्टेप के अंदर उसी जो कलेक्टेड डाटा है जो कि आपने उनसे कलेक्ट किया है उसको आप कलेक्ट करने के बाद उसको मेजर करेंगे कि क्या वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको आपने एनालाइज करना है और उसके अंदर जॉब सेटिस्फेक्शन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन दोनों को देखना है। और लेवल 4 के अंदर, स्टेप 4 के अंदर फुली इम्प्लीमेंट द न्यू डिज़ाइन, एक्ट ऑन द कलेक्टेड फीडबैक। अब आपने जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उसके अकॉर्डिंग जो मेजरमेंट्स आपने ली हैं उसको आपने देखना है और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे तमाम जो चीज़ें उनको इम्प्लीमेंट करना और फिर उनका फीडबैक लेना है। अब इसके अंदर पहला स्टेप क्या आ रहा है कि प्लान करना। प्लान के अंदर आपने पॉलिसी मेकिंग करके तमाम चीज़ों के बारे में प्रिपरेशन कर लेनी है, प्लान प्रिपरेशन। सेकंड स्टेप आपका आ जाता है डूज, जिसके अंदर आपका काम क्या हो गया? प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में डाटा कलेक्ट करना। थर्ड के अंदर जब आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो उस डाटा को आप एनालाइज करेंगे, क्या वो डाटा ऑथेंटिक है या नहीं है, क्या वो आपके लिए आपके कस्टमर के रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा कि नहीं करेगा। और फोर्थ के अंदर आपका काम आ जाता है एक्ट, इसके अंदर आप फुली इम्प्लीमेंट करेंगे और तमाम जो डिज़ाइंस हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन और उससे जो फीडबैक आपको मिला उसके अकॉर्डिंग काम करना। इस तरह से क्या होता है कि PDCA साइकिल को यूज़ करते हुए आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट मॉडल, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मॉडल क्या है? इस मॉडल के अंदर सबसे पहला जो स्टेप आपका आ जाता है कस्टमर फोकस आ जाता है। कस्टमर फोकस के अंदर कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को समझना, कस्टमर के नीड्स को समझना, कस्टमर का पर्पस समझना, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और उसके बाद प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग के अंदर कस्टमर की जो नीड्स हैं उनको वहाँ पे कंसीडर करते हुए, उनको सामने रखते हुए आप उनके बारे में प्लान करेंगे कि हाउ टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद आपका आ जाता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर अब आप प्रॉपर अपनी एक टीम तैयार करेंगे, प्रॉपर एक वहाँ पे डिपार्टमेंट पूरा आप एक एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करेंगे जो तमाम चीज़ों को वहाँ पे लीड करेगी। और उसके बाद प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के अंदर क्या किया जाएगा कि मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करते हुए उसके अंदर जो डिफेक्ट्स आ रहे हैं, जो उसके अंदर वहाँ पे कमी आ रही है, उसको आइडेंटिफाई करके उसको बेहतर करना। एंड टोटल पार्टिसिपेशन, और कोशिश करेंगे कि आप ये तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं, प्लानिंग है, कस्टमर फोकस है, प्रोसेस मैनेजमेंट है और प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, ये तमाम जो चीज़ें हैं इसके अंदर इफेक्टिवली वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही हैं और तमाम चीज़ें इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये टोटल क्या आ जाता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मॉडल आ जाता है। बेनिफिट्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जब आप कर रहे हैं तो इसके आपके फ़ायदे क्या हैं? सबसे पहला फ़ायदा इसका आ जाता है स्ट्रेंथन कॉम्पिटिटिव पोजीशन। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की जो पोजीशन है उसको इम्प्रूव करते हैं, उसको ज़्यादा बेहतर वर्क करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। हायर प्रोडक्टिविटी, और आप प्रोडक्शन की जो स्पीड है उसको भी हाई करते हैं, उसको भी इम्प्रूव करते हैं। इन्हांस मार्केट इमेज, मार्केट के अंदर जो आपकी वैल्यू है, जो आपकी इमेज है वो भी बेहतर होती है। एलिमिनेशन ऑफ डिफेक्ट्स एंड वेस्ट, और जो आपके वेस्ट है, जो आपकी कमियां हैं, जो आपके डिफेक्ट्स वायलेशंस आ रही हैं वो भी कम से कम होती हैं। रिड्यूस कॉस्ट एंड बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट, उसके अंदर जो आपके एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज़ों के अंदर आपके पैसे जा रहे हैं, प्रॉफिट कम हो रहा है, लॉसेज हो रहे हैं, वो भी इसके अंदर बेटर वे के अंदर मैनेज हो रहे होते हैं। हायर प्रॉफिटेबिलिटी, जब कॉस्ट रिड्यूस होगी तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी हाई होगा। उसके बाद इम्प्रूव कस्टमर फोकस एंड सेटिस्फेक्शन, आप क्या करते हैं कि अपने
इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आप जब अपनी तमाम क्वालिटी को मैनेज कर रहे होते हैं तो कस्टमर आपको ऑटोमेटिकली उसके जो सेटिस्फेक्शन है, उसका जो ट्रस्ट है वो इम्प्रूव होता है, इंक्रीज जॉब सिक्योरिटी, और उसके बाद जॉब सिक्योरिटी भी आपकी इंप्रूव होती है। जॉब सिक्योरिटी के अंदर मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है, जो प्रोजेक्ट ले रही है, उसके अंदर जो उसकी सिक्योरिटी है कि नए प्रोजेक्ट बनने के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ते जाते हैं। एंड इन्हांस शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर वैल्यूज़, और उसके साथ जो पार्टनर्स, उसके साथ जो इन्वेस्टर्स काम कर रहे हैं उनकी भी जो वैल्यू है, उनका भी जो ट्रस्ट है वो इसके अंदर इम्प्रूव होता है। फिर आ जाता है ISO 9000। ISO 9000 क्या है? ISO 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम 2015। अब ये पूरा ISO का जो आ जाता है इसके अंदर कि क्वालिटी को किस तरह मैनेज करना है, उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इसके अंदर 9001 to 4 ये जो डिफरेंट सीरीज़ हैं वो डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसकी प्लानिंग और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। ISO क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है कि सेफ्टी से रिलेवेंट और साथ ही क्वालिटी से रिलेवेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, स्टैंडर्ड्स बनाना। 1946 के अंदर जेनेवा के अंदर इसकी फाउंड हुई थी, और स्विट्ज़रलैंड, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। ISOS मीन्स इक्वल, यूनिफॉर्म और इवन थ्रू आउट। इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स मीन्स कि आप जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं तो वो क्या है? इक्वल है, बराबर है, यूनिफॉर्म एक जैसा है, या इवन थ्रू आउट कि पूरा का पूरा सेम है, उसके अंदर कोई वहाँ पे चेंजिंग नहीं आ रही है। ISO सर्टिफिकेशन इज़ नॉट अ लाइसेंस। ISO सर्टिफिकेशन एक लाइसेंस नहीं होता कि अब आप कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। ISO सर्टिफिकेशन जस्ट ये बता रहा होता है कि जो आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड किया है, वो जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स उनको फुलफिल कर रहा है। अब ये क्या कर रहा है कि जस्ट वहाँ पे आपको बता रहा है कि ये क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रहा है। अब ये कौन सा है? नेशनल है। अब इसी के अंदर अगर ये नेस्ले की बोतल हो, उसके ऊपर ISO की वहाँ पे क्या होती है? स्टैंप लगी है। अब ये जो सिलेंडर्स वगैरह है इनके ऊपर भी ISO की स्टैंप लगी हुई है। अब ये लाइसेंस नहीं है कि ये जो कंपनी है तो ये ऐसे सिलेंडर हज़ारों बना सकती है, लेकिन जिस प्रोडक्ट के ऊपर लगी हुई है उस प्रोडक्ट के बारे में कहा जाता है कि ये प्रोडक्ट तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है। इंटरनेशनल कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, इसके अंदर ISO 8402 क्वालिटी वोकैबुलरी, क्वालिटी से रेलिवेंट जो वोकैबुलरी है, मतलब क्वालिटी क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, इसी तरह मशीन्स क्या होती हैं, एक्सेप्टेंस क्या होती है, रिजेक्शन क्या होती है, ये जो वर्ड्स हैं इनके जो मीनिंग्स हैं ये एक्सप्लेन होते हैं ISO 8402 के अंदर, वो इनकी मीनिंग उसके अंदर डिस्कस करते हैं। फिर ISO 9004 गाइडलाइंस फॉर एस्टेब्लिशिंग क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। आपने जब क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो उसको किस तरह बनाना है, उसकी क्वालिटीज़ क्या होंगी, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके बारे में तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो कौन प्रोवाइड करता है? ISO 9004। ISO 9000 गाइडलाइंस फॉर सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड्स। ISO 9000 बताता है कि आपने कौन सा स्टैंडर्ड्स किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। मतलब अगर मशीन के लिए यूज़ करना है तो कौन सा करना है, फूड के लिए अगर स्टैंडर्ड यूज़ करना है तो कौन सा करना है, इन्वायरमेंट की सेफ्टी के लिए करना है तो कौन सा करना है, उसके बाद अगर प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए करना है तो कौन सा करना है। जिस तरह आपका 22000 है ISO 22000, इसके अंदर जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे किससे रेलिवेंट हैं? फूड के लिए। जब भी आपने फूड की क्वालिटी को मैनेज करना है ISO 22000 का यूज़ करेंगे। 22000 डिस्कस करेगा कि 22001 के अंदर क्या है, 22002 के अंदर क्या है, 3 के अंदर क्या है, 4 के अंदर क्या है, कौन सी फूड इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और डिफरेंट चीज़ों के बारे में वो गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह ISO 9000 हमें गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हमने किस तरह सेलेक्ट करना है। इसके अंदर ISO 9001 है, वो कब यूज़ होना है? 9002, 9003। अब 9001 जो सिस्टम आ रहा है तो ये मॉडल आता है किसके लिए? क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। जब भी आपने किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट को सेट करना होता है, उसकी स्पेसिफिकेशन को डिसाइड करना होता है और उसके अकॉर्डिंग जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उनको फाइनलाइज करना होता है, उसके अंदर ISO 9001 को यूज़ किया जाता है। ISO 9002 यूज़ किया जाता है जब आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को एश्योर करना है कि क्या वो प्रोडक्ट की क्वालिटी अचीव हो रही है कि नहीं हो रही है। प्रोडक्ट की जो एनालिसिस होगा, जो उसकी असेसमेंट होगी, उसके बारे में जो वहाँ पे उसकी कंफर्मेंस है, उसकी जो एश्योरिटी है, उसकी कंपेयरिंग कैसे करनी है, कौन से टेस्ट परफॉर्म करने हैं, वो तमाम चीज़ें कौन बताएगा? ISO 9002 बताएगा। 9003 जो सिस्टम है ये हमें मॉडल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस के फाइंड जो सिलेक्शन है और जो टेस्टिंग है
जो कि फॉर यूज व्हेन कंफॉर्मेंस टू रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस टू बी अश्योर्ड बाय द सप्लायर सोलिड टू द फाइनल इंस्पेक्शन। जो फाइनल इंस्पेक्शन है तो फाइनल इंस्पेक्शन के अंदर क्या स्पेसिफिकेशन क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और टेस्टिंग और सिलेक्शन वगैरह कैसे करनी है, उसका जो मॉडल है वो तो हमें किसके अंदर मिलता है 9003। 1 के अंदर हमें बेसिक जब हमें स्टैंडर्ड तैयार करने होते हैं, रिक्वायरमेंट्स डिसाइड करनी होती हैं, वो हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। 2 के अंदर वो अब हमें बताता है कि जो हमारी इंस्टॉलेशन सर्विसेज जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, उसके दौरान ड्यूरिंग प्रोडक्शन हमने किस तरह सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। और 3 के अंदर जब फाइनल प्रोडक्ट है उसको किस तरह चेक करना है, उसकी टेस्टिंग वगैरह कैसे परफॉर्म करनी है, इनके बारे में ये क्या करते हैं 1 by 1 स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। तो इसी के अंदर इसी के अल्टरनेटिव इंडिया के अंदर ये उन्होंने अपने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं। 14,000 9,000 की जगह वो यूज़ करते हैं, 9,001 की जगह वो 14,001, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर 14,000 जो है 14,001 जो है वो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज़ होते हैं, EMS आते हैं इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। और 45,000 जो होता है वो होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। जब आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंट्रोल करना है, आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के टाइम टू टाइम आपको पता हो, डेली उसकी परफॉर्मेंस, उसकी इम्प्रूवमेंट, उसके अंदर जो कमी आ रही है उसके बारे में पता हो, उसके अंदर वो कैसे पता चलेगा, हमें चार्ट्स के थ्रू पता चलता है। अब जो चार्ट्स हैं, चार्ट्स के अंदर क्या होते हैं कि डिफरेंट वहाँ पे टाइप्स के चार्ट्स होते हैं जो कि 1 by 1 आपकी प्रोडक्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि डेली उसके अंदर क्या प्रोग्रेस आ रही है, क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ रही है, कहाँ पे नहीं आ रही है। एक चार्ट जो आपने ज़्यादा देखा होगा, मैचेस देखते रहते हैं, PSL हो गया, ICC हो गया, जब एक टीम खेल चुकी होती है, दूसरी टीम खेल रही होती है, विकेटें गिर रही होती हैं, वो लाइन ऐसे जा रही होती है ऊपर, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस बताया जा रहा था कि इस स्टेज के ऊपर ये कहाँ पे थे, कहाँ पे नहीं। अब वो लाइन जहाँ पे नीचे जा रही है, पता चलता है कि जहाँ पे ये टीम पीछे जा रही है और जहाँ पे ये काफ़ी इम्प्रूव कर रही थी। तो इसी तरह ये चार्ट्स क्या करते हैं, हमें वो टोटल परफॉर्मेंस के बारे में बता रहे होते हैं। इसके अंदर फ्लो चार्ट है, हिस्टोग्राम है, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, चेक शीट है, स्कैटर डायग्राम है, कंट्रोल चार्ट है, पेरेटो चार्ट। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, इसका पर्पस क्या होता है कि विजुअल इलस्ट्रेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू बी कंप्लीटेड अ टास्क। पहले इसकी ये देख लो, ये आपका फ्लो चार्ट आ रहा है, चार्ट देख लिए। अब आपने मीनिंग समझना है। पर्पस ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट टास्क। सीक्वेंस क्या होगी, स्टेप बाय स्टेप आपने पहला स्टेप क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, ये इसके बारे में हमें बता रहा होता है कि आपका जो प्रोसेस है उसकी सीक्वेंस क्या होगी, उसका स्केड्यूल, उसका वहाँ पे स्केच क्या होगा। अब इसके अंदर स्कीमेटिक ड्राइंग ऑफ द प्रोसेस टू मेजर और इम्प्रूव, इसके अंदर पता चलता है कि कौन से स्टेज के ऊपर आपको कोई चीज़ जो है वो इम्प्रूव करनी चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है प्रोसेस का, पोटेंशियल उसके अंदर वीकनेसेस क्या हैं, प्रोसेस के अंदर जो विजुअल तमाम चीज़ें आपको पता चल रही होती हैं, और पिक्चर ऑफ प्रोसेस एज इट शुड बी, और पिक्चर ऑफ प्रोसेस वैसी ही होनी चाहिए जैसा कि प्रोसेस चल रहा है। बेनिफिट्स क्या हैं, इम्प्रूवमेंट का जो प्रोसेस है वो पता चल जाता है इससे कि कहाँ पे हमने इम्प्रूवमेंट करनी है, प्रोसेस की हमें इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। उसके बाद शोज़ डुप्लीकेटेड एफर्ट्स कि जो चीज़ें नॉन वैल्यूएबल हैं, जो कि जिनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो भी इसके अंदर पता चल जाती हैं। और जो स्पेसिफिक जो स्टेप्स हैं उनके ऊपर ये क्या करता है, ज़्यादा जोर देता है, क्लैरिफाई करता है कि जो पीपल और ऑर्गेनाइजेशन है उनके दरमियान के रिलेशनशिप्स। अब ये अब आप देखें एग्जांपल। अब इसके अंदर पहले जो फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसके अंदर प्रॉब्लम आई थी कि लैंप डज नॉट वर्क। एक आपके पास इलेक्ट्रिक लैंप था, वो काम नहीं कर रहा। तो पहला उसके अंदर आपका चार्ट बन रहा है कि पहली प्रॉब्लम आ गई कि प्लग नहीं काम कर रहा। नेक्स्ट स्टेप क्या आ गया कि प्लग इन सॉकेट के अंदर लगा के देखा है कि नहीं देखा, हाथ में पकड़ के देख रहे हो कि वो करंट पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा। प्लग इन करोगे तो पता चलेगा। ठीक है, प्लग इन कर दिया। प्लग इन के बाद अगर हाँ यस है तो बल्ब बर्न आउट, क्या उसका बल्ब जल गया। अब अगर हाँ तो रिप्लेस द बल्ब, अगर कह रहे हैं कि नो तो बाया न्यू लैंप। नहीं, बल्ब ही नहीं, सिंपल बता रहा है ना, सीक्वेंस बता रहा है। सीक्वेंस के अंदर क्या कह रहा है कि ये मेरे पास लैपटॉप है। अब फ्लो चार्ट डिफरेंट है। लैपटॉप के बारे में मैं कहता हूँ ख़राब हो गया, चल नहीं रहा,
तो पूछेंगे ऑन करके भी देखा है कि नहीं देखा, बैटरी उसमें पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई है, चार्ज है कि नहीं है, यही क्वेश्चन होंगे ना। या टूटा गिरा तो नहीं है, मैं कहूँगा नहीं। फिर आप करेंगे कि क्या उसको ऑन करके देखें क्या शो हो रहा है, मैं कहूँगा नहीं, कि ऑन करके देखो पता चल जाएगा। तो अगर ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कुछ शो नहीं हो रहा, तो हमें वहाँ पे आइडिया होगा कि अब वहाँ पे क्या आ रहा है, स्क्रीन का मसला आ रहा है। स्क्रीन के भी दो टाइप का मसला आ सकता है, सॉफ्टवेयर की वजह से भी आ सकता है, हार्डवेयर की वजह से भी आ सकता है। अब पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर सॉफ्टवेयर कौन सा था। अगर सॉफ्टवेयर आउट ऑफ डेट है मतलब सॉफ्टवेयर की वजह से मसला है, अगर नहीं तो फिर देखेंगे उसके अंदर कोई डैमेज वगैरह तो नहीं है, उसकी वजह से तो नहीं है। अब ये एक सिस्टमेटिक वे के अकॉर्डिंग आपको बता रहा होता है, स्टेप बाय स्टेप आपने किस तरह प्रोसेस को लेके चलना है। फ्लो चार्ट ये आ जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हिस्टोग्राम, जहाँ पे लगा कि काफ़ी बता दीजिएगा, क्योंकि मैं तब पूछ रहा होता हूँ जब देख रहा होता हूँ तो मेरी 70% एनर्जी यूज़ हो गई है, उसके बाद मैं पूछ लेता हूँ। तो नेक्स्ट आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम के अंदर टू डिटरमाइन द स्प्रेड और वेरिएशन ऑफ अ सेट ऑफ डाटा पॉइंट इन ग्राफिकल फॉर्म्स। पहले इसको देख लें, ये है हिस्टोग्राम, नज़र आ गया। अब ये लाइन क्या कह रहा है, टू डिटरमाइन द स्प्रेड और वेरिएशन ऑफ अ सेट ऑफ डाटा पॉइंट इन ग्राफिकल फॉर्म। तो जो ग्राफिकल फॉर्म के अंदर आपके पास जो डाटा है उसके अंदर कितने चेंजिंग आ रही है वो इसके अंदर क्या होगी, शो होगी। अब इसका फ़ायदा क्या है, ये एक ही नज़र के अंदर आपको पता चल जाता है कि इसके अंदर कौन सी जगह पे वहाँ पे इम्प्रूव। फ्लो चार्ट को तो 1 बाय 1 पढ़ना पड़ रहा है ना। इसके अंदर जो आपके ब्लॉक्स बने हुए हैं, जो ब्लॉक टॉप के ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे जो चीज़ है उसकी जो लेवल है वो तेज़ है, फिर कुछ हैं जो बिल्कुल लो हैं। अब उसके अंदर दो चीज़ों के दरमियान क्या हो रहा होता है, कंपेरिजन है। उसके बाद जो बिहेवियर के बारे में बता रहा होता है कि जो शेप है हिस्टोग्राम की, जो प्रोसेस बिहेवियर के बारे में, तो उसके अंदर कितनी वेरिएशन आ रही है, एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं या। उसके बाद द शेप एंड साइज ऑफ द डिस्पेरियन विल हेल्प आइडेंटिफाई अदरवाइज हिडन सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। अब इसके अंदर जो डिस्पेरियन आ रही है, जो वहाँ पे वाइलेशन वगैरह आ रही है, वो उसके अंदर पता चल जाता है, अदरवाइज वहाँ पे देखा जाएगा कि इसके अंदर हिडन सोर्सेज क्या है। उसके बाद किसी भी प्रोसेस की कैपेबिलिटी, उसकी काबिलियत के बारे में जानने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है फॉर इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, और इसके अंदर ये बेनिफिट इसका ये है कि जब आपने इम्प्रूवमेंट करनी है तो उसकी वजह से हमें पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे आप क्या करते हैं, अपनी कुछ सब हेडिंग्स वगैरह पुट कर लेते हैं, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, दो चीज़ें कर देते हैं। एक आप कहते हैं टाइम, दूसरा आप प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी कर देते हैं कि हमारा जो टाइम है उसके अंदर कितना वहाँ पे हो रहा है। मतलब वीकली कर लेते हैं, 4 वीक है एक मंथ के अंदर, उन 4 वीक के अंदर हम वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 कर देते हैं टाइम के अंदर। फिर वर्टिकल के अंदर वाई एक्सिस के अंदर हम कर देते हैं कि प्रोडक्शन टोटल कितनी हो रही है। अब ये जो ब्लॉक्स बनते जाएंगे, वीक 1 का बनेगा 4 ब्लॉक्स बनेंगे। वीक 1 के अंदर हम कहते हैं 500 प्रोडक्ट तैयार हुआ, वीक 2 के अंदर हमारा 2000 तैयार हुआ, वीक 3 के अंदर 300 हो रहा है, 400 हो रहा है। अब वो जो वेरिएशन आ रही है वो हमें बता रही है कि हमारा जो प्रोसेस है, अगर 2000 प्रोडक्ट तैयार हो रहा है इसका मतलब हमारी कैपेबिलिटी है कि हम 2000 प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। और अगर उसी की जगह एक हफ्ते के अंदर अगर हमारा 300 प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारी कैपेबिलिटी मिस यूज़ हो रही है। हम जो अपने रिसोर्सेज हैं उनको इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब हमें पता चल गया है कि हम कितना इंप्रूव कर सकते हैं और हमें कितना बेहतर करना चाहिए। अब उसके अंदर आप रीजंस वगैरह आइडेंटिफाई करना, रूट कॉज एनालिसिस करना, वो अलग से वैसे भी पढ़ेंगे। बस क्या आगे भी कॉफ़ी तो है ही नहीं, चाय होती है आज में, मिलती है इधर कॉफ़ी।